छात्रों, आज हम कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान विषय प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका पहला पाठ है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। आप लोग जानते हैं कि प्रकृति और प्रकृति में होने वाली अन्योन्य क्रियाओं को समझना ही भौतिक विज्ञान है। इन्हीं में से एक घटना देखी गई कि बरसात के दिनों में बादलों के आने पर उनमें एक विशेष गर्जना के साथ चमक उत्पन्न होती है। इसे पूर्व काल में तो लोग दैवी आपदा, अन्य चीजों से या भगवान की कोई कृपा है इस तरह से मानते हैं, किंतु 1600 ईस्वी के आसपास बुद्धिजीवियों ने इस पर चिंतन करना शुरू किया कि यह है क्या, इसका कार्य क्या है। तो उन्होंने उस विशेष चमक को नाम दिया वैद्युत। वैद्युत का एक नाम होता है विद्युति, जिसे अगर हम संधि विच्छेद कर दें तो विधुति अर्थात विशेष प्रकार की चमक नाम दे दिया। ठीक इसी प्रकार की घटनाएं हम आप देखते हैं जब वस्त्रों को उतारते हैं अंधेरे में, तो उनमें भी चिपचिप की आवाज के साथ चमक उत्पन्न होती है। ऐसी कुछ घटनाएं कुदरत में भी लोगों ने देखी, जैसे कि सूखे बालों में जब हम कंघी करते हैं तो कंघी को पास ले जाने पर बाल दूर दूर हटने लगते हैं, अर्थात उनके बीच में लग रहा है। ऐसे ही अधिकांश बालक भी करते हैं। मैंने देखा है कि प्लास्टिक की पटरी है, वो सामान्यतः धूल आदि के कणों को अपनी ओर नहीं आकर्षित करती, किंतु अगर हम सूखे बालों में थोड़ी देर उसको रगड़ते हैं तो वो धूल के कणों को अपनी ओर खींचने लगती है, कागज के टुकड़ों को अपनी ओर खींचने लगती है। अतः 1600 ईस्वी के आसपास के बुद्धिजीवियों ने इस ओर काम प्रारंभ किया और उन्होंने विभिन्न पदार्थों में इस प्रक्रिया को दोहराया। उन्होंने देखा कि ऐसी घटना कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर होती है, एमोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ने पर होती है, अंबर से होती है। तब ये माना गया कि ये भी एक शाखा है जिसे हम विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। इस शाखा को नाम दे दिया गया विद्युत की। अब प्रश्न आया कि इन सब में रगड़ने के उपरांत होता क्या है, तो ये माना गया कि इन पर एक गुण आ जाता है। उस गुण को नाम दे दिया गया आवेश, जैसे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करना प्रारंभ कर दिया और इसका मात्रक मान लिया गया कूलम। तथा साथ ही इस विद्युत की जो विज्ञान की शाखा थी, इसको दो वर्गों में विभाजित कर दिया। एक वो शाखा जिसमें वस्तुओं पर स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर विद्युत की कहा गया, और दूसरी वो शाखा थी जिसमें आवेश की गति का अध्ययन किया गया, उसे गतिक विद्युत की कहा गया। स्थिर विद्युत की के कारण एक क्षेत्र उत्पन्न हुआ जिसको नाम दिया गया वैद्युत क्षेत्र, किंतु गतिक विद्युतकी के कारण गतिक विद्युतकी में जब आवेश गतिशील होता है तो वो दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। इस आधार पर वैद्युत आवेश को एक नई परिभाषा मिली और ये कहा गया कि वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, वैद्युत आवेश कहलाता है। अब चूंकि तमाम वस्तुओं में आवेश की अवधारणा देखी गई, उन सभी के आवेशों को सौरपत्रदर्शी की सहायता से मापा गया, तो ये पाया गया कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश आया वो एक आवेश की न्यूनतम मात्रा, निश्चित मात्रा का पूर्ण गुणक था। ये बात प्लांक के क्वांटम सिद्धांत जैसी थी, इसलिए इस प्रक्रिया को आवेश का क्वांटमीकरण कहा गया, अर्थात परमाणुता कहा गया। अब जो आवेश की न्यूनतम मात्रा मिल रही थी हर वस्तु पर, उसको मूल आवेश कह दिया गया, मूल आवेश। जिसे चूंकि विद्युत की को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उसका पहला अक्षर ई था, इसलिए इसे ई से व्यक्त कर दिया गया और इसे ज्ञात करने पर इसका मान जो था 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम प्राप्त हुआ।
शाखा के अंतर्गत, चूंकि गतिज विद्युत की अभी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं स्थिर विद्युत की। इसके अंतर्गत कई प्रयोग दोहराए गए। उनमें से एक प्रयोग देखा गया कि अगर हम एक कांच की छड़ ले लें ए और इसको किसी धागे की सहायता से स्वतंत्र लटका लें और एक रेशम के कपड़े से इस छड़ को रगड़ें। जब रेशम के कपड़े को हम दूर हटाते हैं तो ये कांच की छड़ उसके पास जाती है, अर्थात उसकी ओर आकर्षित हो रही थी। इसके विपरीत हमने वैसी ही कांच की एक दूसरी छड़ भी ले ली, उसको भी एक रेशम के कपड़े से रगड़ा और लटकी हुई कांच की छड़ के पास लाए, तब ये पाया कि लटकी हुई कांच की छड़ दूर भाग रही है, अर्थात प्रतिकर्षित हो रही है। इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर वो आवेश धारण कर लेती हैं और उनके बीच बल लगने लगता है। पर यह बल दो तरह का है, आकर्षण का भी है, प्रतिकर्षण का भी है। आप लोगों ने देखा कि जो कांच की दोनों छड़ें थी, एक जैसे पदार्थ की छड़ें थी, तो इन पर एक जैसा ही आवेश होगा, तब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। और जब रेशम के कपड़े को पास ले जाते हैं तो उस पर वो आवेश तो नहीं है जो कांच की छड़ पर है, उस पर तो अलग प्रकार का आवेश होगा, तब ये एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। इसका अर्थ निकला कि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और ये भी स्पष्ट हो जाता है यहाँ से कि आवेश अब दो तरह के होने चाहिए, एक को धनात्मक आवेश कहा गया और एक को ऋणात्मक आवेश कहा गया। और ये मान लिया गया कि जब इनको रगड़ा नहीं गया था तब उस वस्तु पर दोनों आवेश बराबर मात्रा में थे, इसलिए उनका योग 0 था, अर्थात वो वस्तु उदासीन थी। अब प्रश्न उठता है कि इन वस्तुओं पर आवेश के आने का कारण क्या है, किस प्रकार से ये वस्तुएं आवेश को धारण कर लेती हैं। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत का सहारा लेते हैं। प्रारंभ में तो ये माना गया था कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें अणु कहते हैं, और वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और परमाणु अविभाज्य है। तब तक ये व्याख्या नहीं की जा सकी, किंतु जब जे टॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, उसके बाद प्रोटॉन की खोज हो गई, न्यूट्रॉन की खोज हो गई, तब हम ये कह सके कि परमाणु विभाज्य है। तब इस आधार पर हम आवेशन की प्रक्रिया को स्पष्ट समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना था, वो परमाणुओं से मिलकर बने थे, और परमाणुओं के अंदर 3 प्रकार के कण हैं, न्यूट्रॉन जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन जिस पर 1.6 × 10⁻19 कूलम आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन जिस पर भी इतना ही आवेश होता है, पर दोनों पर आवेश का जो स्वभाव है, प्रकृति है, वो जस्ट विपरीत है। इसलिए ये मान लिया गया कि प्रोटॉन पर जो आवेश है वो धनात्मक है और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो ऋणात्मक प्रकृति का है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के अंदर छोटे से स्थान में रहते हैं जिसको नाभिक कहते हैं। ये बात रदरफोर्ड ने बता दी थी। और इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में परिभ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार की रचना होगी। अब ऐसे परमाणुओं से कोई वस्तु बनी है सपोज, तो इन परमाणुओं की बाहरी सतह पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, भीतर नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन मौजूद होंगे। पर हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु में सामान्य अवस्था में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है, तो दोनों का योग तो 0 हुआ। इसलिए पहली बात निकल के आ गई कि पदार्थ सामान्य अवस्था में विद्युत उदासीन होते हैं, उन पर कोई आवेश नहीं होता पदार्थों पर जब हम उनमें अन्योन्य क्रिया करते हैं, उन्हें आपस में संपर्क में लाते हैं, तब क्या होता है कि इसे आप यहाँ एक मॉडल के द्वारा समझ सकते हैं। हमने कल्पना कर ली कि एक वस्तु A है और एक वस्तु B है। दोनों ही वस्तुओं पर जितने अंदर प्रोटॉन हैं उतने ही इस पर बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है, अर्थात कुल आवेश, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश
दोनों बराबर है, अतः कुल आवेश शून्य हो गया दोनों पर हमने दोनों को आपस में मिलाया, अन्योन्य क्रिया की, तो इनके बीच इलेक्ट्रॉनों की अदला बदली हुई, आदान प्रदान हुआ और इनको हमने पृथक कर दिया। तो इन पर आवेश सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी नहीं रह पाती जितनी की पहले थी, उसमें कुछ न कुछ चेंज हो गया। मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन वस्तु A से B की ओर चले गए, तो अब हम कह सकते हैं कि वस्तु A पर n इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई और वस्तु B पर n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। अब B पर जब इलेक्ट्रॉन पहुंचे, अधिकता हो गई तो ऋणावेश की अधिकता हो गई, तो वस्तु कैसा आवेश धारण कर लेगी? ऋणावेश धारण कर लेगी। ठीक इसी प्रकार वस्तु A से n इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसका मतलब अब इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगी तुलनात्मक, प्रोटॉनों का धन आवेश होता है, इसका मतलब ये वस्तु धन आवेश धारण कर लेगी, धन आवेशित हो गई। अब बात आती है कि हम मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो स्मॉल ई है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आया था, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आएगा। हमने माना है कि n इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है, तो इस पर आवेश आ गया Q बराबर n। अब यहाँ से n इलेक्ट्रॉन गए तो इस पर भी आवेश आ गया Q बराबर n। फर्क क्या है? इस पर आवेश धनात्मक है और इस पर आवेश ऋणात्मक है। इनको हम वापस फिर से मिला दें तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का वितरण पुनः पूर्ववत हो जाएगा और ये फिर से दोनों विद्युत उदासीन हो जाएंगे। यहाँ पर समझने एक तकनीक हम दे रहे हैं आपको, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ऋण चिन्ह से व्यक्त कर दें और इलेक्ट्रॉन के आवेश को तो हम ऋण चिन्ह लेते ही, तब यहाँ रखेंगे तो ऋण और ऋण का गुणा धन आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है तो इसको इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम धन चिन्ह से व्यक्त कर दें और तब हम इस संख्या को धनात्मक रखेंगे सूत्र में और इलेक्ट्रॉन के आवेश को ऋणात्मक रखेंगे तो धन और ऋण का गुणा ऋणात्मक आ जाएगा। इस प्रकार आवेश की प्रकृति हमें सूत्र से ही ज्ञात हो जाएगी। अब हम बात करेंगे वस्तुओं पर आवेश तो आ गया और इसके लिए सवालों को कैसे समझेंगे। तो हम पहले उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो उस वस्तु पर आवेश की मात्रा और प्रकृति क्या होगी? ऐसे सवाल आप लोगों ने हाई स्कूल में लगाए होंगे, हाई स्कूल में आते हैं सवाल, यहाँ आपका माने के चांस है, पर चूंकि स्टार्टिंग यहीं से हो रही है इस पाठ की, इसलिए इस पर थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए, रिविजन भी हो जाए आपका। तो अब हम यहाँ मानेंगे 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसका अर्थ इलेक्ट्रॉनों की संख्या का चिन्ह होगा n और कमी है तो ये माइनस चिन्ह हो गया। संख्या कितनी है? 500 इलेक्ट्रॉन। क्या पूछा है? आवेश की मात्रा अर्थात Q पूछा है। सूत्र हमारे पास है Q बराबर NE। n का मान हमने -5 रखा, E का मान हमने -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम रखा, इनको गुणा किया तो ये निकल के आ जाता है प्लस 8.0 × 10⁻17 कूलम, अर्थात धनात्मक आवेश होगा इस वस्तु पर। ये स्पष्ट हो जाता है। दूसरी उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं उल्टा इसका जस्ट, किसी वस्तु पर 6.4 × 10 की पावर -16 कूलम ऋणात्मक आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होंगे? तो अब चूंकि आवेश दिया है तो हमने इसको चिन्ह क्यों दे दिया, ऋणात्मक दिया है फिर ऋण चिन्ह लगा दिया। संख्या पूछी है n, तो n बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह ले लिया, फॉर्मूला लगाया Q बराबर NE, तो n बराबर Q बटे E, Q का मान रखा और E का मान रखा, ऋण से ऋण कट गया, 16 चौको 64 और 19 को ऊपर ले गए पॉजिटिव हो जाएंगी घातें, 16 और 19 का डिफरेंस है 3, तो यहाँ आया धन 4 × 10 की पावर 3। इसका अर्थ होगा 4000 इलेक्ट्रॉन, धन चिन्ह का अर्थ होगा अधिकता होगी। तो इस प्रकार हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है या कितना आवेश है, इस तरह के सवालों को हल कर सकते हैं। एक और टाइप भी यहाँ देखने को मिलती है इन पाठों में कि सवाल अगर दे दिया है 7n14 नाभिक पर आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात करो। ये नाइट्रोजन का है जिसमें 7 इसका परमाणु क्रमांक है। आप जानते हैं कि जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब हम
यहाँ कह सकते हैं कि अगर नाभिक को हमें प्राप्त करना है, नाइट्रोजन के नाभिक को अगर हमें प्राप्त करना है तो या तो हम 7 इलेक्ट्रॉनों को हटाएं, अर्थात कमी करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनों की, तो -7 लिखेंगे n को, या हम ये कहें कि नाभिक के अंदर 7 प्रोटॉन है तो फिर हम n को 7 लिखेंगे, प्रोटॉन का आवेश लेकर लिखेंगे। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनों को लेकर सवाल हल करते हैं तो सूत्र हमारा Q बराबर Ne, n का मान है -7, E का मान दिया है -1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। दोनों को हल करेंगे तो ये धन 11.2 × 10 की पावर -19 कूलम आ जाता है। अब चूंकि धन चिन्ह आया है इसका मतलब धनात्मक आवेश होगा। और वैसे भी आप समझ रहे हैं कि हम किसी नाभिक में से इलेक्ट्रॉनों को हटा दें, नाभिक के चारों ओर से इलेक्ट्रॉन हटा दें तो प्रोटॉन ही तो रह जाएंगे, अर्थात नाभिक पर तो हमेशा धन आवेश ही आएगा। ठीक इसी प्रकार से कई जगह ये आता है कि लिखा हुआ है सपोज सोडियम प्लस पर आवेश बताइए, तो इसका अर्थ हुआ कि प्लस का अर्थ है एक प्लस है ना, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया है, एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी हो गई है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे n बराबर -1, क्या लिखेंगे n बराबर -1। अब हम आवेश इस पे कितना है वो इसी सूत्र से फिर निकाल सकते हैं, Q बराबर Ne से। समझ में आया? आपके पास अगर किताबें हैं तो उनमें आप देखेंगे इस टाइप के सवाल मिल जाएंगे आपको। किताबें नहीं है तो हमारे इसी ग्रुप से आप किताब को डाउनलोड कर लें, उसमें कोर्स के साथ साथ आपको एक्सरसाइज मिलेंगी, सवाल मिलेंगे, उनमें इस टाइप के जो सवाल हैं उनको आप लोग लगाएं और उनमें जो प्रॉब्लम रहे उन्हें सवालों को आप एक जगह नोट कर लें और हमको ग्रुप पर वापस सेंड कर दें। हम उनका सॉल्यूशन आपको पुनः इसी माध्यम से प्रेषित कर देंगे और समझाते हुए प्रेषित कर देंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती तो पुनः आप हमसे फिर कंसल्ट कर सकते हैं, हमें भेज करके पुनः उसको समझ सकते हैं। धन्यवाद।